हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 की बात करेंगे। कल अपन ने देखा 1857 रिवोल्ट की पृष्ठभूमि, ठीक है, और उसके स्वरूप के संबंधित बात करी थी कि भाई क्रांति का स्वरूप कैसा है। आज अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के कारणों की बात करेंगे। एक कारण नहीं था क्रांति का, कई सारे कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण है, सैनिक कारण है और तात्कालिक कारण है। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली है। हमने देखा लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत आता है तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक नया चैप्टर आरंभ करता है। साम्राज्यवाद के तहत लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर राज्य, हैदराबाद के निजाम, बंगाल के नवाब, उन सबको क्या है सहायक संधि के पन्ने में बांध लेता है। ठीक है, सहायक संधि प्राप्त करता जो भी राज्य है वो ब्रिटिश सरकार का कठपुतली राज्य बन जाता है। ठीक है, और सहायक संधि प्रणाली के तहत वहाँ पे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश कंपनी वहाँ पे अपना रेजिमेंट नियुक्त करती है, ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त करती है, जिनके वेतन भत्ते, खर्चा पानी इत्यादि सभी उसी राज्य को देने पड़ते हैं जो सहायक संधि प्राप्त करता राज्य है। इसके अलावा सहायक संधि प्राप्त करता राज्य न तो कोई विदेश नीति कर सकता, न कोई किसी अन्य राज्य से संधि कर सकता, न कोई किसी प्रकार से वह देख सकता है। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने भी क्या है कि एक साम्राज्यवाद का एक अलग चैप्टर आरंभ किया। लॉर्ड डलहौजी के आने के पश्चात में जो राज्य है उन पर जो गोद निषेध प्रथा थोप दी गई कि भाई जो एक्चुअल वारिस है वही क्या है का स्वामी बनेगा उस राज्य का, अगर नहीं है तो वह प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत वह राज्य आ जाएगा। ठीक है, जिनमें सबसे पहले सतारा का विलय 1848 है, फिर जेतपुर यानी संबलपुर का विलय 1849 है, बघाट जो कि सतलज नदी का दक्षिणी क्षेत्र, पहाड़ी का दक्षिणी क्षेत्र बघाट पर 1850 है, उदयपुर 1852 केंद्रीय प्रांतों का एक राज्य था, झांसी 1853 है, करौली 1855 है और अवध 1856 है। अवध इनमें महत्वपूर्ण है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो कि एक योग्य और एक्चुअल वारिस था, किंतु उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपदस्थ कर दिया गया और 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया अवध को। ठीक है, यह इस वजह से हाईलाइट है क्योंकि सबसे अधिक सैनिक अवध क्षेत्र से ही क्या है कि बंगाल में थे जिन्होंने विद्रोह खड़ा किया था, इस वजह से। और उन सैनिकों को लगा कि भाई हम तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उल्टे ब्रिटिश सरकार ने हमारे जो राजा है यानी वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया, जो कि हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम था, हमारे क्षेत्र वालों को रोजगार देने में सक्षम था, किंतु क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने इसे भी अपदस्थ कर दिया, जिस वजह से और रोष उत्पन्न हो गया सैनिकों में। तो इसके अलावा भी क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने कई राजाओं की क्या है कि पेंशन भी खत्म कर दी थी, जिन्हें पेंशन मिलती थी। इस वजह से कई रियासतें इनसे नाराज थी, एक तो सहायक संधि प्रणाली से, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से भी क्या है कि नाराज थी। आर्थिक कारणों की चर्चा करते हैं। आर्थिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रिटिश सरकार ने कर वृद्धि कर दी। हमने देखा प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के क्षेत्र को अपने अधिकृत कर लिया, लगभग प्रत्येक क्षेत्र से, और बंगाल के अतिरिक्त मद्रास है, कर्नाटक है, उन सभी क्षेत्र में अपना प्रभावी भू राजस्व लागू करना चाहते थे। यहाँ पे कर वृद्धि के तहत हमने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कर दिया, जिससे जो प्राचीन जमींदारी व्यवस्था उस पर वो नष्ट हो गई और जो शहरी जमींदारी व्यवस्था है, शहरी जो धनवान लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके अधीन कर दी गई, जिससे जमींदारी व्यवस्था टूट गई थी। ठीक है, और उसकी जगह नए जमींदार वर्ग सामने आ गए थे। तो स्थायी बंदोबस्त है। टॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी पद्धति है, जहाँ पे किसानों का शोषण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा महलवाड़ी पद्धति है, होल्ट मैकेंजी की महलवाड़ी पद्धति है, तो वहाँ भी हमें किसानों का शोषण देखने को मिलता है। ये जो तीनों कर वृद्धि है, तीनों भू राजस्व व्यवस्था है, लगभग ब्रिटिश भारत के 90% क्षेत्र में थी। ठीक है, और बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर किसानों का हनन देखने को मिलता है। यहाँ पे किसानों के रोजगार धंधे है, भूमि है,
सब छूट गए थे। ठीक है, किसान अपनी भूमि खो बैठे, वे अत्यधिक रूप से बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधों का पतन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सस्ते से सस्ते दामों में वह माल कलेक्ट कर लिया और उसको ब्रिटेन के मैनचेस्टर बाजारों में सप्लाई कर दिया, ताकि वहां से तैयार माल परिपक्व अवस्था में आ सके, पहुंच सके। उस समय हमने देखा औद्योगिक क्रांति का दौर था। औद्योगिक क्रांति के दौर में सभी राष्ट्रों में आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चल रहा था। ब्रिटेन के पास में शक्तिशाली उपनिवेश थे, जिसकी बदौलत उसने कच्चे माल का कलेक्शन किया और तैयार प्रोडक्शन को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचना शुरू किया, जिस वजह से भारत के उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग इत्यादि सब पतनग्रस्त अवस्था में आ गए। सूती वस्त्रों के बाजार है, कच्चे माल के जो प्रोडक्शन है, भारत में जो तैयार माल बनते थे, वह सब क्या है कि पतनग्रस्त अवस्था में आ गए और ब्रिटिश सरकार का उन पर कब्जा हो गया। ब्रिटिश सरकार ने केवल भारत से जहाँ से हम धन संचय करना चाहते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र से हमें धन संचय करना चाहिए, उन प्रत्येक क्षेत्रों से उन्होंने धन संचय किया, जिससे भारत के उद्योग धंधे, कृषि व्यवस्था सब पर क्या है कुल्हाड़ी लगी, सब पर आघात लगा, जिससे उद्योग धंधे हैं, कर प्रणालियाँ है, कृषि व्यवस्था सब पतनशील अवस्था में आ गए। इस समय अकाल भी पड़ते थे, बंगाल में भी अकाल पड़ा, मैसूर साइड में भी अकाल पड़ा। ठीक है, किंतु अकाल व्यवस्था के अंदर भी ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ अपने स्तर पर इन्होंने कुछ नया नहीं किया। वह अकाल की स्थिति में भी उसी प्रकार का कर वसूलते गए, उसी प्रकार का ये कच्चे माल की आपूर्ति के लिए हनन करते गए। ठीक है, तो अकाल की स्थिति में भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जिस वजह से भारत का जो आर्थिक ढांचा था वह लगभग पतनशील अवस्था में आ चुका था। ठीक है, और इस सिचुएशन में अंग्रेजों द्वारा अपना साम्राज्य फैलाना काफी आसान हो गया था। ठीक है, अगला कारण आता है हमारा सामाजिक धार्मिक कारण आता है। सामाजिक धार्मिक कारण के चलते हमने देखा लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी मिली 1829 में। ठीक है, इसके अलावा 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरीज को भी लागू कर दिया गया। भारत में जगह जगह ईसाई मिशनरीज जाती, खासकर ट्राइबल्स एरियो के अंदर जाती, जिसका रूढ़िवादियों ने व्यापक पैमाने पर असंतोष हुआ। रूढ़िवादियों में असंतोष देखने को मिलता है। रूढ़िवादियों में खासकर असंतोष सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को लेकर है कि भाई हमने अंग्रेजों की सहायता की, हमने अंग्रेजों को प्रोत्साहन दिया, किंतु अंग्रेजों ने क्या है कि सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट करके, सती प्रथा को उन्मूलन कर और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत करके हमारी जो सनातनी संस्कृति, हमारी पौराणिक संस्कृति, उस पर आघात लगाया। तो इस प्रकार के संकीर्ण लोगों ने क्या इसका विरोध किया। ठीक है, और दूसरा ईसाई मिशनरीज का विरोध तो लगभग सभी ने किया था, जिनमें महर्षि दयानंद सरस्वती हैं और भी भारतीय रियासतों के राज्य हैं। ठीक है, तो ईसाई मिशनरीज पर रोकथाम करना चाहते थे, जिस वजह से धार्मिक सामाजिक कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, सैनिक कारण की बात करें तो सैनिक कारण में भी भारतीय सेना और यूरोपीय सेना, हमने कई सारे देखे, आंग्ल अफगान युद्ध है, ठीक है, नेपाल युद्ध है, कई सारे युद्ध देखे, जिसमें भारतीय सेना और यूरोपीय सेना का अनुपात हमें 6:1 में देखने को मिलता है, यानी 6 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश। ठीक है, तो और इसके अलावा सैनिकों पर कई सारे नियम कायदे कानून भी लगा दिए गए थे। ठीक है, सैनिक है जो ब्रिटिश संस्कृति के अनुसार ही मेंटेन रखेंगे अपने आप को, है। इसमें जो सैनिक है जो दाढ़ी नहीं रख सकते, मूछें नहीं रख सकते, बड़े बड़े बाल नहीं रख सकते, कानों में बाली इत्यादि नहीं पहन सकते, और समुद्र पार करके युद्ध करना अवश्य है। ठीक है, ये सारी चीजें लागू कर दी थी। भारतीय संस्कृति का अपना अलग ही अनूठा महत्व है। भारतीय लोग देखते थे कि भाई समुद्र पार करके हमें युद्ध करना या समुद्र पार करके व्यापार करना, वो सब भारतीय संस्कृति अथवा धर्म के खिलाफ है, ऐसी इनकी मान्यता थी। तो इनकी मान्यता पर आघात लगा, जिस वजह से सैनिकों के अंदर भी रोष उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा बंगाल के रेजिमेंट में सबसे ज्यादा सेना थी, अवध यूपी संयुक्त प्रांत क्षेत्र की थी, जहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अध्यस्त कर दिया, जिस वजह से भी इनमें रोष उत्पन्न हो गया था कि हम तो यहाँ साला देश की सेवाएं कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे हैं, और ऊपर से ब्रिटिश सरकार हमारे ही परिवारों को तबाह करने में लगी हुई है। ठीक है, इस वजह से भी सैनिकों में रोष उत्पन्न हो गया। तात्कालिक कारण की बात करते हैं। तात्कालिक कारण में
हमने देखा कि भाई पुरानी बंदूक जो कि ब्राउन बेस थी, ब्राउन बेस राइफल की स्थान पर उन्होंने न्यू एनफील्ड राइफल लॉन्च किया। न्यू एनफील्ड राइफल की एक खास बात है कि उसके अंदर जो कारतूस होता था वह कारतूस गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस से रिलेटेड होते थे, ठीक है, उसमें उसके अंदर होता था, तो उसे दांतों से छीलकर और उस बंदूक के अंदर भरना पड़ता था, ठीक है। तो गाय हमने देखा कि हिंदुओं का पवित्र गाय माता के रूप में जानी जाती है और सूअर इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है। इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों ही तबके गाय और सूअर के चर्बी धारक कारतूसों से परेशान थे, जिसका इन्होंने विरोध किया। यहाँ पर इनका चरम सीमा फूट गया था और क्रांति को अंजाम मिल गया। देखिए, एक साधारण सी बात है, अंग्रेज आए, ब्रिटिश कंपनी आई, वे लोग, उन पर पुनर्जागरण का असर था। उन्होंने भारत में आकर देखा अव्यवस्थाएं, सामाजिक धार्मिक अव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, और राजाओं की, देशी रियासतों की आपसी प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या की भावना है, भीषण जातिवाद है, कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दोष की वजह से काफ़ी सरल था इस देश पर राज्य करना। इस वजह से वे लोग एजुकेटेड थे और उन्होंने इजीली क्या है कि इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकृत कर लिया, ठीक है, राजाओं के आंतरिक द्वेष में पड़कर, क्योंकि कोई भी शासक की दूसरे शासक से नहीं बनती थी, सभी में अपने अपनी ईर्ष्या की भावना रहती थी। यह केवल इस 18वीं शताब्दी की बात नहीं है, यह उससे पहले भी मध्यकाल में भी देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आसानी से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया और क्रांति के कुछ ये उत्तरदायी घटक देखे जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बात करते हैं। तो गाइस, अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्रांति की शुरुआत की, क्रांति के आरंभ की। हमने क्रांति का तात्कालिक कारण पढ़ा था कि तात्कालिक कारण ये था कि भाई पुरानी जो बंदूक थी कंपनी के पास में ब्राउन बेस, उसके स्थान पर इन्होंने नई बंदूकें, जिन्हें न्यू एनफील्ड राइफल कहा जाता है, वो लॉन्च की। और न्यू एनफील्ड राइफल के लिए इन्होंने कारतूस, जो कि गाय और सूअर की चर्बी धारक जो कारतूस होते थे, वे भी बनाए, ठीक है। अब अंग्रेजों का इसके लिए मंसूबा क्या था? दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों तत्वों में विरोधाभास उत्पन्न करना या दोनों के धार्मिक तथ्यों पर आघात लगाना, कुछ भी रहा हो, किंतु गाय हिंदुओं का पवित्र पशु माना जाता है और सूअर इस्लाम के लिए कह सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, ठीक है। तो गाय और सूअर की चर्बी के कारण दोनों ही तबके हिंदू और मुसलमान संकट में आ गए थे। संकट से आशय कि उनके धार्मिक तत्वों पर आघात था, धार्मिक मान्यताओं पर चोट थी। इस वजह से उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी धारक कारतूसों का विरोध किया, जिन्हें दांतों से छीलना पड़ता था, जो कि धर्म के विरुद्ध था। तो क्रांति की शुरुआत होती है सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दमदम में, इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ कुछ सैनिक कहते हैं कि हम दांतों से नहीं छीलेंगे, ये अफवाह फैली कि गाय और सूअर की चर्बी, ठीक है। जनवरी 1857 में, जनवरी में दमदम में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में फरवरी 1857 में बहरामपुर में फैली। फिर मार्च के अंदर, मार्च बैरकपुर बंगाल में यह फैली थी, ठीक है। तो 24 मार्च को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह सामने आया, जिसने चर्बी धारक कारतूस का विद्रोह किया, ठीक है, और धर्म के खिलाफ बताया, ठीक है। और जिसने रोष में आकर लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन पर आत्मघाती हमला किया। इस हमले के कारण अंग्रेजों ने उसे 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी थी। मंगल पांडे को फांसी देने के बाद में उसकी फांसी, उसकी शहीदी इस प्रकार फैली जैसे मानो जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। तो यह विद्रोह प्रबल हो गया और मेरठ में इस विद्रोह का आगाज देखने को मिलता है। मंगल पांडे की यह घटना जंगल की आग की माफिक फैलने लगी और मेरठ यूपी से इस क्रांति का बिगुल बजने लग गया, ठीक है। फिर क्रांति का आरंभ और विस्तार हम देख सकते हैं। हम इसके आरंभ के बारे में बात करेंगे। क्रांति का जो विस्तार है, ठीक है, वो अपन 3rd सेशन में बात करेंगे, ठीक है, हमारे 3rd लेक्चर में बात करेंगे। तो क्रांति का आरंभ होता है
यहाँ मंगल पांडे को फांसी देने के पश्चात में मई में यहाँ विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, 10 मई 1857 में मेरठ की तीसरी कैवलरी सिपाहियों ने क्या है, चर्बीधारक कारतूसों का विरोध किया। ठीक है, मेरठ की तीसरी कैवलरी सिपाहियों का विद्रोह सामने आया, जिन्होंने चर्बीधारक कारतूसों का यूज में लेने से मना कर दिया, जिस वजह से जो तीसरी कैवलरी के 85 यानी 85 जो आर्मी वाले थे, आर्मी मैन थे, 85 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल करके उन्हें जेल में डाल दिया। ठीक है, कारावास दे दिया। इसके बाद में उसी दिन रात्रि में 11वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री का विरोध सामने आता है, जिन्होंने विरोध खड़ा कर दिया और अपने सहयोगी सिपाहियों यानी जो कि तीसरी कैवलरी सिपाहियों जो कि 85 सैनिक थे, 85 सैनिक थे, जिन्हें बचा लिया। ठीक है, जिन्हें जेल से छुड़ा लिया और विद्रोह खड़ा कर दिया। और मेरठ के अंदर ही सैनिक विद्रोह देखने को मिलता है, जहां पे अंग्रेज अधिकारी कर्नल फिलिप्स की भी हत्या कर दी जाती है और कुछ कई सैनिकों को मार दिया जाता है। ठीक है, और उसके पश्चात में ये तीनों, जिसमें तीसरी कैवलरी के 85 सैनिक थे और 11वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के भी सैनिक शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया और तुरंत रात्रि में ही वे निकल पड़े और 11 मार्च को सैनिक क्रांतिकारी दिल्ली की ओर गए और उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। और बहादुर शाह जफर उस समय काफी वयोवृद्ध था, जो कि जफर उपनाम से कविताएं भी लिखता था। किंतु बहादुर शाह जफर ने डायरेक्टली एक्शन न लेकर अपने जो सैनिक है बख्त खां, ठीक है, जो कि मुगल सेनापति था, बख्त खां को यह आदेश दे दिया। तो बख्त खां के नेतृत्व में इस क्रांति को बल भी मिला और क्रांतिकारी सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित भी किया था। ठीक है, तो ये है इसकी विस्तार की, ये इसके आरंभ की बात है। इसके बाद में क्रांति का विस्तार कैसे कैसे कहाँ होता है, हम इसकी चर्चा हमारे तीसरे लेक्चर में करेंगे, यानी पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि अपने को एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं कि जब 1857 की क्रांति थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश पीएम पामस्टन था। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बाकी लेक्चर की चर्चा अपन अपने पार्ट 3 में करेंगे, ये अपना सेकंड पार्ट था। ओके, थैंक यू वेरी मच।